मीनू मैम, ये जो समाजवादी पार्टी का घोषणा पत्र आया है, ठीक है, सीपी राय सर जो बात कह रहे हैं वो बात सही है कि ऑलमोस्ट काफी काफी कुछ चीजें जो है वो कांग्रेस के साथ जिस तरीके का तालमेल चुनाव में होना चाहिए वैसा घोषणा पत्र में भी दिख रहा है। क्योंकि आपका सहयोगी दल एक बात करे और आप दूसरी बात करने लग जाएं, कंट्रोवर्सी हो जाए वहां पर, या तो फिर वो मामला फंस जाता है। लेकिन इस घोषणा पत्र को अगर देखें तो काफी कुछ समानताएं हैं। कितना इंपॉर्टेंट है ये समानता का होना और इस तरीके की मैसेजिंग का जाना कि भाई जो इंडिया गठबंधन के दल हैं उनका विजन क्लियर है और सारे के सारे एक दिशा में चल रहे हैं, और अगर सत्ता में आते हैं तो एक दिशा में चल करके एक साथ मजबूती के साथ खड़े रह करके काम करेंगे। जी देखिए राम प्रकाश जी, जिस वक्त इंडिया गठबंधन की नींव डाली गई थी और इंडिया गठबंधन ने शेप लेना शुरू किया, तो सबसे पहला यही सवाल हम लोगों के चैनल्स पे भी और हम लोगों की चर्चाओं में आता रहा कि भाई ये जो इंडिया गठबंधन है ये अपना एक जॉइंट घोषणा पत्र जारी करे, ना कि सब अपना अलग अलग करे। लेकिन आज जो समाजवादी पार्टी का घोषणा पत्र आया है, देखिए कांग्रेस के बाद समाजवादी आई थिंक सो कि बहुत सबसे बड़ा दल है इस वक्त, तो वो जो उसका जो घोषणा पत्र आया है वो ऐसा मतलब कमोबेश उन्हीं एक ही दूसरे का कॉम्प्लीमेंट्री है वो उसमें, बल्कि जैसे आप मनरेगा करे तो थोड़ा सा और आगे चले गए हैं समाजवादी, उन्होंने 450 रुपया कर दिया है, उन्होंने शिक्षा के बजट पे स्पेसिफिकली जोर दिया है। लेकिन निजीकरण को लेके जो ये पब्लिक सेक्टर का निजीकरण कर रहे हैं उसके ऊपर दोनों का एक विचार है, बेरोजगारी के ऊपर दोनों का एक विचार है, और जितने भी मुद्दे जो एक मेन जो आम आदमी की बेरोजगारी है, आपका सामाजिक न्याय की सबसे बड़ी बात ले लीजिए, उस पर बिल्कुल एक जैसा लोग इनका दोनों का एक लगभग एक ही विचार है। और जो छोटी छोटी बातें इसमें लड़कियों की शिक्षा के बारे में और जो युवाओं के लिए है, इसमें कई तरह की सुविधाओं की उन्होंने घोषणा की है। और लैपटॉप वगैरह तो छोटी छोटी चीजें हैं, वो तो हमेशा से ही चलती आई हैं, लेकिन जो मेजर है जो कि ये निजीकरण को लेके है, जो सामाजिक न्याय की बात है, उस पे दोनों पार्टियां कदम ताल करती हुई सी नजर आ रही हैं। तो ये इनका कहीं कैंपेन के दौरान कोई क्लैश नहीं होना है, क्योंकि दोनों ने एक ही बात कहनी है। कैंडिडेट चाहे कांग्रेस का हो, कैंडिडेट चाहे सपा का खड़ा होगा, तो दोनों एक ही बात कहेंगे। तो पब्लिक के लिए मतलब ये कुछ पब्लिक को ये नहीं कंफ्यूजन होगा कि भाई सपा वाले तो ये कह रहे हैं और कांग्रेस वाले ये कह रहे हैं, इसलिए इनके बीच में विरोधाभास है कुछ। यहाँ किसी तरह का कोई विरोधाभास यहाँ इस वक्त नजर नहीं आ रहा है, एक ही सिक्के के दो पहलू नजर आ रहे हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि अन्य पार्टियों का देखा नहीं है अभी हमने घोषणा पत्र अपना डीएमके वगैरह का, जैसे जैसे अगर सामने आएगा नजर के, तो मुझे लगता है वो भी कमोबेश, क्योंकि विचारधारा का जो आपने बताया ना मूल एक ही है, सभी एक ही विचारधारा पे इस वक्त काम कर रहे हैं। और आज एक राहुल गांधी ने भी जैसा ट्वीट किया कि भाई ये विचारधारा की लड़ाई है, उन्होंने आज फिर ट्विस्ट मतलब उसको फिर फोकस में लाए हैं, चुनाव की जो लड़ाई है उसको उन्होंने फिर फोकस में लाया कि भाई ये चुनाव जो है ये विचारधारा की लड़ाई हो रही है, तो ताकि जनता मुद्दे पे फोकस रहे, ना कि जो इधर उधर भटकाने की कोशिश कर रहे हैं। और जो आपने शुरू में आपने अपनी प्रस्तावना में कहा कि भाई बीजेपी ने ना अभी तक तो कोई घोषित ही नहीं किया है अपना कोई घोषणा पत्र या किसी तरह की मंशा, देखिए वो मुझे ऐसा लगता है कि पहली बार मुझे वो ईमानदार नजर आए अपनी इस मुहिम में कि वो घोषणा पत्र जारी नहीं कर रहे हैं, क्योंकि उनके यहाँ तो वो होगा जो मोदी जी चाहते हैं और या उन्होंने जो सोच रखा है। तो घोषणा पत्र क्या जारी करना, जैसे जैसे और जो उन्होंने पूर्व में किए भी है तो उसके अनुरूप कुछ किया नहीं है, हुआ वही जो मोदी जी ने चाहा, उनके दिमाग में जो प्लान है वही इम्प्लीमेंट करेंगे। तो उन्होंने ठीक करा कि भाई नहीं किया, अगर जीत गए तो जो मोदी जी चाहेंगे वो होगा, और जो मोदी जी चाहेंगे क्या चाहेंगे वो हम सबको पता है। तो ये स्थिति है। लेकिन जो आज समाजवादी पार्टी का घोषणा पत्र आया है, ये इस गठबंधन को और ज्यादा मजबूती प्रदान करता है और विश्वसनीयता प्रदान करता है मेरे हिसाब से। जी मीनू मैम, एक तरफ मुद्दे की बात हो रही है लगातार, भाई जो जिस यात्राओं का जो जिक्र सीपी राय सर कर रहे हैं, भी मैंने भी शुरुआत में किया था, भारत जोड़ो यात्रा, भारत जोड़ो न्याय यात्रा, इन दोनों में लगातार राहुल गांधी जिन मुद्दों की बात कर रहे थे, जिस तरीके से लोगों के बीच से निकल करके आए और जो कुछ वो वहां से फिल्टर करके लाए थे, जब घोषणा पत्र आया था तो कहा यही गया था कि वो ऑलमोस्ट उसी तरीके के मुद्दे हैं। एक तरफ लगातार मुद्दे की बात हो रही है, इंडिया गठबंधन का कोई भी दल हो, दूसरी तरफ सिर्फ और सिर्फ एक चीज से पूरा चुनाव प्रचार चल रहा है, पूरे चुनाव प्रचार का जो अभियान है वो इसी पर केंद्रित कर दिया गया है कि विपक्ष ने क्या खराब किया, विपक्ष ने पहले कौन सी गलतियां की। यानी पिछले 10 साल से जो चीजें चल रही थी, एक दशक से जो बातें कही जा रही थी भाजपा के शीर्ष नेताओं के द्वारा, वही चुनाव प्रचार में भी है।
कितना कनेक्ट होगी जनता उससे? क्या अब इस एक दशक के बाद भी अगर हम आज उसी जगह पर खड़े हैं जहां पर 2014 में खड़े थे, क्या आज हम उन स्थितियों में अंतर आप देख पा रहे हैं कि भाई वो 2014 में जो एक जादू चला था भाषण का, एक कम्युनिकेशन का, क्या वो जादू अभी तक बरकरार है? कुछ असरकारक होगा वो जादू? जी, राम प्रकाश जी, देखिए 2014 से जब से मोदी जी सीन पर अवतरित हुए, 2014 क्या 2013 से लगा लीजिए, जब इन्होंने दिल्ली के श्री राम कॉलेज ऑफ कॉमर्स में पहला भाषण दिया था, वहां से इन्होंने अपना प्रभाव बनाना शुरू किया था और लोग प्रभावित हुए कि भाई ये व्यक्ति जरूर गुजरात मॉडल लेके आया और कुछ जरूर कुछ ऐसा चमत्कारी करेगा, कुछ इसके पास है जो। लेकिन वो जो जनता उस वक्त ये समझ नहीं पाई कि खाली लच्छेदार भाषण है ये, अंदर सब्सटेंस जिसको कहते हैं तत्व कुछ नहीं है उसके अंदर। 2014 जीते, मेजोरिटी बहुत बढ़िया मेजोरिटी लेके आए, उसके बाद फिर लोगों को उसी दौरान अनुभव होने लगा था कि उतना सब कुछ नहीं है, ये ज्यादा चमक धमक खाली लिफाफा है, फूल या ये कहिए कि गुब्बारा है जिसको फुलाया गया है, हवा है खाली इसके अंदर। लेकिन चांस की बात थी कि 2019 में पुलवामा हुआ या सत्यपाल मलिक की माने तो जो भी हुआ पुलवामा के नाम पे, तो वो उससे अचानक से जो एक विपक्ष में हवा मोदी जी के विरोध में जो लहर बनी हुई थी, वो अचानक से एक राष्ट्रवाद देशभक्ति की लहर में तब्दील हो गई। तो आप देखेंगे कि उस लहर के फलस्वरूप इवन दक्षिण भारत के राज्यों में बीजेपी को सीटें मिल गई, जहां कोई इनका ऐसा प्रभाव क्षेत्र ना तब था और ना आज है, लेकिन उस टाइम मिलती चली गई। लेकिन 2019 के बाद से राम प्रकाश जी कुछ ऐसी घटनाएं हुई हैं जिससे कि लगातार बीजेपी का नीचे जाता जा रहा है। देखिए 2019 से पहले नंबर 1 इंडिया गठबंधन नाम की चीज ही नहीं थी, कोई विपक्षी एकता नाम की चीज ही नहीं थी, बिखरा पड़ा था विपक्ष और इसी वजह से 2019 हारा। 2019 से पहले ये ऑपरेशन लोटस इतनी इस तरीके से नहीं हो रहा था। 2000 आप देखेंगे कि जितनी भी सरकारें 2019 में के बाद गिरी हैं, सब ऑपरेशन लोटस की 2019 के बाद ही गिरी हैं। आप देखेंगे लॉकडाउन से पहले मध्य प्रदेश की सरकार गिराई गई, लॉकडाउन बाद में लगाया गया, पहले सरकार गिराई गई। ये वहां से इनका जो शुरू हुआ, उसके बाद महाराष्ट्र है और उसके बाद जहां मतलब कर्नाटक है, उसके बाद तो इन्होंने झड़ी लगा दी। लगातार लोगों का विश्वास उसमें घटा कि भाई ये तो चुनी हुई सरकारें ये गिरा रहे हैं। उसके बाद आप देखेंगे पेगासस की खबरें आने लगी कि विपक्षियों के उन पे फोन पे पेगासस लगाया गया, बुलडोजर न्याय चल गया एक नया, उसकी वो जनता देखती रहेगी हक्का बक्का कि किसी व्यक्ति ने अपराध किया है या नहीं किया है, उसका न्यायालय निर्णय करेगा। और या किया भी है अपराध तो परिवार क्यों भुगतेगा उसकी सजा, आप उस व्यक्ति को दीजिए। यहाँ बुलडोजर के जरिए पूरा का पूरा लोगों को ध्वस्त कर दिया जा रहा है। उसके इसी दौरान ये आपका कश्मीर का 370 आया, अग्निवीर आया, महंगाई, बेरोजगारी सबसे ज्यादा चरम पे है। किसान आंदोलन 2019 के बाद हुआ है। मणिपुर की जो घटना है हृदय विदारक, वो 2019 के बाद हुई है। महिला पहलवानों की घटना 2019 के बाद हुई है। मतलब एक हो तो गिना पीएम केयर फंड जो हुआ है, वो जो जिस तरीके से पीएम केयर फंड की धांधलेबाजी है, वो तो किसी को पता ही नहीं है कि है क्या वो। ये इतने सारे मुद्दे एक साथ इकट्ठे हो गए और सबसे महत्वपूर्ण इसमें भारत जोड़ो यात्रा नहीं हुई थी तब तक 2019 में। उसके बाद ही भारत जोड़ो यात्रा, एक नहीं दो भारत जोड़ो यात्रा हुई, जिसने कि सीन बदल के रख दिया है नेशनली, पूरे देश में एक हवा बदल गई। और उसके बाद से और इन्होंने उसके बाद जो चल ही रहा है इनका, जो अडानी के ऊपर आक्रमण करे उसको राहुल की सांसदी छीन लेते हैं, महुआ मोइत्रा को की सांसदी छीन गई। इसी चक्कर में संजय सिंह जो उनको अरेस्ट हुए, बताया जाता है कि उसमें ये कारण ज्यादा है क्योंकि वो अडानी के खिलाफ सबसे ज्यादा मुखर थे। अब रही सही कसर इसमें सबसे जो आखिर में हथौड़े की चोट पड़ी है, वो इलेक्टोरल बॉन्ड का जो भंडाफोड़ हुआ है, वो उससे जनता सख्ते में है। मोदी जी की छवि तार-तार हो गई है कि भाई ये क्या कर रहे हैं, ये तो वसूली जो माफिया डॉन की तरह राज चला रहे हैं। मतलब आप कॉर्पोरेट वर्ल्ड से महामरोड़ों के पैसा ले रहे हैं, बंदूक की नोक पे पैसा आप उनसे रखवा रहे हैं कि यहाँ रख दो, नहीं तो फिर देखना तुम्हारा क्या हाल होगा। तो ये सारी चीजें मिलके जिस माहौल की बात करें, जिसकी कि अभी सीपी राय साहब ने कहा कि भाई 170 से ज्यादा नहीं जा रही है किसी भी परिस्थिति में, तो वो यही कारण है। इतने सारे कारण इकट्ठे हुए हैं और वो मुद्दे हैं और लोगों के बीच में मुद्दे बने हुए हैं। देखिए लोग बीजेपी के, आप देखिए जगह जगह से, आप तो सोशल मीडिया पे एक्टिव हैं ही,
कि जगह जगह से खबरें आ रही है, वीडियो आ रहे हैं, लोग बीजेपी के कैंडिडेट्स को घुसने नहीं दे रहे हैं गांवों में। दुष्यंत चौटाला को भी नहीं घुसने दिया गांवों में। या देहरादून में वीके सिंह आए, पूर्व फौजी, लगभग लगभग धक्का मुक्की हो गई उनकी वीके सिंह के साथ। तो आप ये देखिए, ये माहौल 2019 से पहले बिल्कुल नहीं था। अब लोगों को लगने लगा है कि बहुत हो गया भाई, बहुत बन गए बेवकूफ। अब बेवकूफ नहीं बनेंगे, अब हमें अपने मुद्दे चाहिए भाई। बेरोजगारी से निजात चाहिए, महंगाई से निजात चाहिए। 5 किलो आटे पे कब तक चलते रहेंगे भाई, 5 किलो गेहूं पर? भाई आदमी 5 किलो गेहूं के अलावा और भी तो कुछ जरूरतें होती हैं। शिक्षा की जरूरत है, और शिक्षा को भी छोड़ दीजिए, बीमारी की जरूरत है, कपड़ा चाहिए आदमी को, बिजली चाहिए, पानी चाहिए। वो खर्चे कौन कहां से लाएंगे? 5 किलो अनाज तो आपने दे दिया। तो ये चीजें, बहुत सारे मुद्दे हैं जिसको कि जनता को समझ में आने लगा है। और ये चीजें जो जनता अपने बुनियादी मुद्दों पे आके खड़ी हो गई है अभी, ये डेफिनेटली रंग दिखाएगी। और ये इसीलिए मोदी जी घबराए हुए हैं। इसीलिए क्या मुद्दे की बात क्या करें, काय का घोषणा पत्र जारी करें? और उनका घोषणा पत्र तो सबको पता है कि क्या है और क्या करेंगे, और क्या वो बता रहे हैं, भाषणों में बता रहे हैं उनका घोषणा पत्र क्या है। तो उनका घोषणा पत्र वो ये 2 लाइन का, तो आप उसमें जीत जाए, उसके बेसिस पे तो जीत जाए, नहीं तो कोई संभावना लगती नहीं है। जी।